तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां। लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियाँ, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियाँ। कल की तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो, तिनके को बना दो जिंदगी का आशियाँ, जिंदगी का आशियाँ। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, छोड़ते चलो निशान। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में फिर से स्वागत करते हैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर हम लेकर आए आज बहुत सारे विद्यार्थियों का बार बार एक ही बात पूछी जा रही थी कि सर संस्कृत साहित्य कब पढ़ाओगे, संस्कृत साहित्य कब पढ़ाओगे, संस्कृत साहित्य कब पढ़ाओगे। इंतजार की घड़ियाँ आपकी समाप्त होने वाली हैं दोस्तों। अब आपको हम संस्कृत साहित्य स्टार्ट कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य में क्या मैटर आपका अभी आने वाला है, संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आपके क्या बचा हुआ है, वो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विजेत्री संस्कृत साहित्यम, ठीक है। इसके अंदर आपको जो संस्कृत साहित्य का इतिहास यानी कि वैदिक साहित्य भी आपके आएगा और लौकिक साहित्य भी आपके आता है, ठीक है। यदि हम दोनों की बात करें तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करें वैदिक साहित्य की, तो वैदिक साहित्य के अंदर से एक टॉपिक हटा दिया गया बच्चों, क्या? वेदा नाम रचना कालः, यानी कि जो रचना काल से संबंधित आपका जो प्रश्न आता था वो अब बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं लौकिक साहित्य की, तो लौकिक साहित्य के अंदर जैसे नाटक की बात करें तो एक आपका प्रतिज्ञा योगंध रायनम नाटक है, उसको हटा दिया, ठीक है। उसमें से आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। इसके अलावा विक्रम और वर्षियम, यानी ये नाटक जो है विक्रम और वर्षियम ये भी आपका हट चुका है। इसके अलावा कादम्बरी हटा दिया गया है। इसके अलावा आपका हर्षचरितम ये भी रचना आपकी हट चुकी है। इसके अलावा जो काफ़ी लंबा टॉपिक था आपका राजस्थान से अर्वाचीन साहित्यकाराः, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका हटा दिया गया है। तो ऐसे करके आपके साहित्य के जो टॉपिक्स आपके हट चुके हैं उनको हमें देखना नहीं है, क्योंकि उससे आपका मैटर आने वाला नहीं है। अब जो आपका शेष मैटर है जो आपके पाठ्यक्रम में बचा हुआ है बस वही हमने पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। कुछ वैदिक साहित्य के टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और कुछ लौकिक साहित्य में आपको समझना है, जैसे कि मुद्रा राक्षस है, इसके अलावा शिवराज विजयम है, ठीक है। और आपके लौकिक साहित्य के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझने हैं, ठीक है। अलंकार साहित्य के अंदर ही आता है, जैसे छंद है वो भी आपका इसी के अंदर आता है, तो उसमें भी आपने देख लिया होगा क्या बचा हुआ है। तो दोस्तों आज हम आपको इसमें बता देंगे, और जिन विद्यार्थियों को PDF नोट्स पूरे साहित्य के नोट्स चाहिए, ठीक है, संस्कृत साहित्य का जो मैटर आपका PDF में आप जो भी विद्यार्थी चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक नंबर डिस्प्ले करेंगे जिस पर आप कमेंट करके आप अपना नाम, ज़िले का नाम और अपने स्कूल का नाम लिख करके हमें सेंड कर देंगे, तो उन्हीं विद्यार्थियों को हम PDF में नोट्स उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। जिनको भी चाहिए बहुत सारे विद्यार्थियों के पास उपलब्ध होगा। तो चलिए दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए, क्योंकि इस चैनल पर हमने आपको सब कुछ उपलब्ध करवा दिया है। सारे के सारे पाठों के वीडियो आपको मिल जाएंगे बहुत ही सरल तरीक़ा से। ग्रामर के अंदर आपको जैसे संधि है, संधि के वीडियो मिल जाएंगे, कारक है, कारक के पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, अनुवाद का टॉपिक है, अनुवाद के आपको पूरे वीडियो हमने उपलब्ध करवा दिए हैं। अब आपके केवल संस्कृत साहित्य का इतिहास बचा हुआ है, और एक आपको हम बताएंगे कुछ भावार्थ के बारे में, जैसे कि सूक्ति आती है, उनका भावार्थ कैसे लिखना होता है वो हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक मोस्ट बिंदु बच गया है प्रश्न निर्माण का, ठीक है। तो प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं, ऐसे करके आपकी पूरी संपूर्ण पुस्तक आपकी हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान के अंदर इस चैनल के माध्यम से हमने आपको पूरी पुस्तक करवाई है, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको और जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारा उपलब्ध रहेगा दोस्तों। तो इस ज़्यादा लंबी भूमिका हम नहीं यहाँ पर बताने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आप सब अच्छे से होशियार हैं, जानते हैं सबको। चलिए दोस्तों पुस्तक में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे तृतीय खंडः संस्कृत साहित्य इतिहासः, ठीक है। आज हम इसकी बात करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कह रहे थे, तो चलिए इसमें हम पुस्तक के अंदर पढ़ लेते हैं। संस्कृत में लिखा हुआ है उसको हम अच्छे से हिंदी में आपको समझा देंगे, और उसके बाद में आप नोट्स प्राप्त कर लेना, जिससे कि आपको उसमें हिंदी में सारा कुछ मिल जाएगा और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। यही हमारा उद्देश्य बच्चों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ देखें, सबसे पहले तो हम उच्चारण करेंगे। मुख्यतः द्विधा विभक्तमस्ति वैदिक साहित्यम लौकिक साहित्यंच, मतलब जो संस्कृत साहित्य है आपका वो सबसे पहले दो भागों में विभक्त होता है।
ठीक है, जैसे आपको लिखा हुआ है मुख्यतः द्विधा विभक्तम अस्ति वैदिक साहित्यम लौकिक साहित्यंच। यानी जो संस्कृत साहित्य है वह मुख्य रूप से द्विधा यानी दो प्रकार से, विभक्तम यानी विभाजित है, एक तो वैदिक साहित्य के रूप में और दूसरा लौकिक साहित्य के रूप में। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि संस्कृत साहित्य दो भागों में विभक्त है, एक तो आपका वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो ये आपकी पंक्ति हो जाती है, मुख्य रूप से दो प्रकार से विभक्त है संस्कृत साहित्य, ठीक है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। आगे लिख रहे हैं वैदिक साहित्यस्य अंतर्गते संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इत्यादीनि साहित्यानि सन्ति। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वैदिक साहित्य जो है उसके अंदर क्या क्या है। तो लिखा हुआ वैदिक साहित्य से अंतर्गत, यानी वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इत्यादि साहित्यानि सन्ति, यानी ये इत्यादि साहित्य हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य समाहित हैं, इसके अंदर कौन कौन से साहित्य आ जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें संहिता आ जाती है, एक ब्राह्मण इसमें आते हैं, एक आरण्यक इसमें आते हैं और एक उपनिषद इसमें आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है। तो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं संक्षिप्त में ही। जैसे सबसे पहले आ रहा है संहिता। संहिता का मतलब होता है बच्चों मंत्र समुदाय संहिता, ठीक है, जो मंत्रों का समुदाय है उसको हम संहिता कहते हैं, ठीक है। अलग अलग संहिता हैं, तो आपको याद रखना है मंत्र समुदाय संहिता, ठीक है। इसके अलावा लिख रहा है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण वो नहीं जो आप समझ रहे हैं कि ये ब्राह्मण जाति का है, वो नहीं है ये, ठीक है। ये आपका वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो आपके साहित्य हैं वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का मतलब है बच्चों ऐसा साहित्य जहाँ पर यज्ञ स्वरूप प्रतिपादका संहिता भागस्य व्याख्या रूपा, यानी यज्ञ स्वरूप प्रतिपादक, या फिर हम कह सकते हैं कि संहिता भाग जो व्याख्या रूप है, ठीक है, जिसमें आपको व्याख्या मिलती है वैदिक साहित्य के अंदर या साहित्य के अंदर, जिसमें व्याख्या आपको मिलेगी। वेदों के अंदर जो व्याख्या जो दी जाती है वो ब्राह्मणों में मिलती है आपको, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यज्ञ स्वरूप प्रतिपादक, यज्ञ स्वरूप का प्रतिपादक, और संहिता भागस्य व्याख्या रूपा, और जो संहिता भाग है आपका उसकी व्याख्या आपको मिलती है ब्राह्मण में, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके आगे लिख रहा है आरण्यक। आरण्यक का मतलब क्या होता है बच्चों? आरण्यक का मतलब आपको याद रखना है अरण्ये पठिता यज्ञस्य आध्यात्मिक रूपम विवेचितम, ठीक है। अरण्ये पठिता, जो अरण्य में पड़े हुए, यज्ञस्य आध्यात्मिक रूपम, यज्ञ के आध्यात्मिक रूप को विवेचित किया जाता है इसमें। अरण्य यानी जंगल के अंदर जो अध्ययन करना होता है, पढ़ना होता है, उसके बाद में यज्ञ से आध्यात्मिक रूपम विवेचितम, यज्ञ के आध्यात्मिक रूप का विवेचन किया जाता है। वो आपको कहाँ मिलेगा? आरण्यक ग्रंथों में मिलेगा, ठीक है। आरण्यक ग्रंथों के बारे में आगे जैसे ही हम अलग अलग वेद पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनकी चर्चा होगी, अभी तो सिर्फ संक्षिप्त में समझना है। इसके बाद में उपनिषद। उपनिषद भी ग्रंथ है दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे। उपनिषद का ध्यान आपको मतलब इसे समझना है कि ब्रह्मात्म बोधिका मोक्ष साधिका संति उपनिषद, यानी मोक्ष साधिका उपनिषद हम कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें मोक्ष के साधन के बारे में बताया जाता हो, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, वो उपनिषद है। उपनिषद से मतलब है गुरु के समीप में बैठ कर के ज्ञान को ग्रहण करना, ठीक है। ब्रह्मात्म बोध यानी ब्रह्म आत्म का बोध और मोक्ष साधिका जो है वो उपनिषद ग्रंथ हैं आपके, वहाँ पर इनके विषय में आपको सब कुछ बताया जाता है। तो ऐसे करके हमने आपको बताया बच्चों कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपको संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि साहित्य समाहित होते हैं, और इनका क्या मतलब है वो हमने आपको थोड़ा सा, और इनका मतलब क्या है हमने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप पूरा अच्छे से देखते हैं, वीडियो सुनते हैं, तो ज़रूर समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है वेदांगानि अपि
वैदिक साहित्य एव परिगणितानि। ठीक है, मतलब ये है इसका कि वेदांग भी, वेदांगानी का मतलब वेदांग भी वैदिक साहित्य एव यानी वैदिक साहित्य में ही परिगणितानि यानी इनकी गणना की जाती है। कहने का मतलब हुआ वेदांगों की भी वैदिक साहित्य में ही गणना की जाती है। अब वेदांग कौन कौन से हैं ये तो आपको हम आगे बताएंगे। आपको वेदांग के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं। वेदांग का मतलब है वेदों के अंग। अब वेदों के जो अंग हैं दोस्तों, वो वेदों के अंग जो हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं वेदों के अंग? 6 होते हैं। अब इन 6 के बारे में आपके जैसे ही अब आगे पढ़ोगे तो इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, क्योंकि ये सब आपके कोर्स में भी चलता है। तो वेदांग जो हैं, तो इसमें लिख रहा है कि वेदांग जो हैं आपके वो भी संस्कृत साहित्य यानी कि वैदिक साहित्य के अंदर ही उनकी गणना की जाती है। यदि हम वेदांगों की ऐसे संक्षिप्त में बात करें तो वेदांग आपके जो हैं वेद के अंग वो आपके कितने हैं बच्चों? 6 मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 6। अब 6 कौन कौन से हैं आपको थोड़ा सा हम ऐसे ही संक्षिप्त में बता देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है शिक्षा। ठीक है, एक तो है शिक्षा, दूसरा है कल्प, फिर है एक व्याकरण, और एक है निरुक्त, एक है छंद, और एक है ज्योतिष। ये जो हमने आपको 6 नाम बताए इनको कहते हैं वेदांग, यानी ये वेदों के अंग हैं। इनका अलग अलग अध्ययन हम आपको बाद में करेंगे। ये हमने पूरे जो नोट्स बनाए हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास के, उसमें साफ साफ हिंदी में अच्छे से व्याख्या के साथ में लिखा हुआ है। आपको नोट्स चाहिए तो हमें आप जो स्क्रीन पर नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप अपना नाम लिखेंगे, ज़िले का नाम लिखेंगे और अपनी कक्षा लिखेंगे। ठीक है, या फिर स्कूल का नाम लिखेंगे और हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, तो ये आप लाइन का मतलब समझ गए होंगे। वेदांगानी अपनी वैदिक साहित्य में गणना होती है, परिगणितानि यानी गणना। आगे लिख रहा है लौकिक साहित्यस्य अपि द्विधा विभाजनम प्राप्यते। लौकिक साहित्य का भी 2 प्रकार से विभाजन प्राप्त होता है। समझ गए बात को? जो लौकिक साहित्य है, हमने कहा सबसे पहले कि जो साहित्य है आपका वो 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक तो वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। अब आगे पंक्ति में लिख रहा है कि लौकिक साहित्य से अपि द्विधा विभाजनम प्राप्यते। लौकिक साहित्य का भी 2 प्रकार से विभाजन प्राप्त होता है। ठीक है, अब कैसे कैसे विभाजन प्राप्त होता है वो 2 प्रकार आप ध्यान में रखेंगे। आगे लिखा है दृश्यम श्रव्यम च, यानी कि एक तो दृश्य काव्य होते हैं और एक श्रव्य काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य जो केवल देखे जाते हैं और श्रव्य काव्य जो केवल सुने जाते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। अभी सिर्फ इस लाइन का मतलब आपको समझ लेना है कि लौकिक साहित्य के भी 2 प्रकार से विभाजन प्राप्त होता है, एक तो दृश्य काव्य और एक आपका श्रव्य काव्य। ठीक, आगे लिखा हुआ है दृश्यम नाट्य साहित्यम। जो दृश्य है आपका वो नाट्य साहित्य है। क्या है? नाट्य साहित्य। आपको याद रखना है कि जो दृश्य काव्य है उसको हम नाट्य साहित्य भी कह सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो नाट्य हैं उनकी परिगणना मुख्य रूप से की जाती है। फिर आगे लिखते हैं अगली पंक्ति में श्रव्यम अपि त्रिधा विभक्तम अस्ति। जो श्रव्य काव्य है आपके उनकी भी 3 प्रकार से यहाँ पर विभाजन उनका भी किया जाता है, यानी कि श्रव्यम अपि त्रिधा विभक्तम अस्ति, यानी श्रव्य काव्य भी 3 प्रकार से विभक्त हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? तो पहला है पद्यमयम यानी कि पद्य काव्य, दूसरा है गद्यमयम यानी कि गद्य काव्य, और तीसरा है चंपू रूपम। चंपू रूपम का मतलब हो गया चंपू काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं बच्चों? बताइए। चंपू काव्य का मतलब होता है जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हों उसको कहते हैं चंपू काव्य, यानी कुछ गद्य भी आएगा कुछ पद्य भी आएगा, ऐसे काव्य का नाम चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य मिश्रित काव्यम चंपू काव्यम। ठीक है, तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके आपने देखा कि जो श्रव्य काव्य है आपका वो भी 3 प्रकार से विभक्त है, यानी कि पद्यमयम और एक गद्यमयम और एक चंपू रूपम। आगे लिखा है छंदोबद्ध रचना पद्यम भवति। अब आपसे कोई पूछे कि भाई पद्य क्या होता है, ठीक है, तो आपका उत्तर होगा छंदोबद्ध रचना पद्यम भवति, यानी छंदोबद्ध रचना पद्य होती है या पद्य होता है। जो रचना छंद के हिसाब से बनाई जाती हो।
अब छंद का मतलब आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर कुछ फिक्स आपकी मात्राएं होती हैं, कुछ वर्ण फिक्स होते हैं, सारा कुछ जो फिक्स रहता है उसी के अंतर्गत जो रचना की जाती है। जैसे मान लो किसी में 11 वर्ण हैं, किसी में 12 वर्ण हैं, किसी में 17 वर्ण हैं, किसी में 19 वर्ण हैं, तो वो एकदम फिक्स की जाएगी। ठीक है, अंत में आपको कौन सा वर्ण मिलेगा, अंत में आपको कौन सा गण मिलेगा, ये सब फिक्स कर दिया जाता है। तो ये सब फिक्स करना, ये है आपका छंदोबद्ध रचना। इसको कहते हैं छंद में बंधी हुई रचना। तो छंदोबद्ध रचना जो है वो पद्यम भवती, उसको हम कहते हैं पद्य, यानी छंदोबद्ध रचना पद्य होती है। ठीक, आगे लिखते हैं यस्मिन् काव्ये छंदांसी न भवन्ति तत्काव्यम गद्य काव्यम भवति। और जिस काव्य में छंद नहीं होते हैं उस काव्य को गद्य काव्य कहते हैं। ठीक है, तो अब गद्य काव्य और पद्य काव्य दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस्मिन् काव्ये छंदांसी न भवन्ति तत्काव्यम गद्य काव्यम भवति। ठीक है, तो जिस काव्य यस्मिन् काव्य यानी जिस काव्य में छंदांश यानी छंद न भवन्ति नहीं होते हैं, तत्काव्यम उस काव्य को गद्य काव्य कहते हैं या गद्य काव्य होता है। ठीक है ना यहाँ तक। तो ऐसे करके आपको हम एक एक शब्द और एक एक लाइन बता रहे हैं, इसकी व्याख्या भी आपको साथ में बता रहे हैं। आगे लिखा है कि यत्र गद्य पद्यम च मिश्रितम भवति तत्काव्यम चंपूह भवति। ये हम आपको पहले बताया अभी आपको कि गद्य और पद्य जब मिश्रित रूप में होते हैं किसी काव्य में, उसका नाम चंपू काव्य होता है। इसी बात को यहाँ लिख रहे हैं कि यत्र यानी यहाँ गद्य पद्यम च, गद्य और पद्य मिश्रितम भवति, मिश्रित होते हैं, तत्काव्यम चंपूह भवति, वह काव्य चंपू होता है। यानी वह काव्य कौन सा होता है, चंपू काव्य होता है। तो आपसे पूछा कि चंपू काव्यम किम, चंपू काव्य क्या है, तो आपको लिख रहा है गद्यम पद्यम मिश्रितम काव्यम चंपू काव्यम भवति, या यत्र गद्य पद्यम च मिश्रितम भवति तत्काव्यम चंपू भवति, उस काव्य को हम चंपू कहते हैं। आगे लिखते हैं साहित्य दर्पणे अपि उक्तम, साहित्य दर्पण में भी कहा गया है। साहित्य जो आपकी संस्कृत साहित्य की आप बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा प्रामाणिक और मुख्य ग्रंथ है साहित्य दर्पण। ठीक है, जैसे कि आपने व्याकरण के अंदर अष्टाध्यायी का नाम सुना होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी का नाम सुना होगा, ऐसे ही संस्कृत साहित्य के अंदर आपका जो मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ की बात करें तो वो साहित्य दर्पण का नाम आता है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। ठीक है, तो साहित्य दर्पण में भी कहा गया है, क्या कहा गया है, अस्मिन विषये यानी इस विषय में, यानी इस विषय के अंदर, किस विषय के अंदर, आपके चंपू काव्य के विषय में साहित्य दर्पण में भी कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए गद्य पद्यमयम काव्य चंपूरित्यभिधीयते है। गद्य पद्य यानी गद्य और पद्य से युक्त काव्य चंपू काव्य अभिधीयते यानी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका साहित्य दर्पण में भी कहा गया है कि गद्य पद्य से युक्त जो काव्य होगा उसको हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। आगे लिखते हैं पद्य काव्य से पुनः त्रिधा विभाजनम प्राप्यते। उसके बाद में जो पद्य काव्य है उसका पुनः 3 प्रकार से विभाजन प्राप्त होता है। समझ गए बात को, जो पद्य काव्य है आपका उसका विभाजन भी 3 प्रकार से प्राप्त होता है। समझ गए बच्चों, कैसे प्राप्त होता है, सुनिए। एक तो महाकाव्य के रूप में, एक खंड काव्य के रूप में, और एक मुक्तकम च, एक मुक्तक काव्य के रूप में। यानी कि एक महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ये 3 प्रकार से विभाजन प्राप्त होता है किसका, पद्य काव्य का। तो आपको ध्यान रखना है कि पद्य काव्य का विभाजन किस प्रकार से आपको प्राप्त हो रहा है। तो पद्य काव्य का विभाजन 3 प्रकार से आपका हुआ है, एक तो महाकाव्य के रूप में, एक खंड काव्य और मुक्तक काव्य के रूप में। आगे लिखते हैं गद्य काव्य से द्वौ भेदौ स्तः, यानी गद्य काव्य के 2 भेद हैं। गद्य काव्य के कितने भेद हैं बच्चों, 2। तो गद्य काव्य के 2 भेद कौन कौन से हैं, आगे लिख रहे हैं कथा आख्यायिका च, यानी एक तो कथा और दूसरी आख्यायिका, यानी कि एक तो कथा है और एक आख्यायिका। ठीक है, इस प्रकार से 2 प्रकार से विभाजन इसमें आपको प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि गद्य काव्य से गद्य काव्य के भी 2 भेद आपको प्राप्त होते हैं, या 2 भेद हैं। नंबर 1 कथा, आख्यायिका। ठीक है, आगे लिखते हैं आधुनिक युगे सामान्यतः हिंदी साहित्य प्रभावेण कथा अपि द्विधा विभज्यते। लिखते हैं कि आधुनिक युग में सामान्यतः या सामान्य रूपेण हिंदी साहित्य के प्रभाव से कथा भी 2 प्रकार से विभाजित है।
यानी कथा के भी दो भेद आपको मिलते हैं। समझ गए बात को? ये इस लाइन का मतलब हुआ। समझ गए ना कैसे मिलते हैं दो भेद? एक तो मिलता है उपन्यास रूपेण और एक कहानी रूपेण से। यानी एक तो उपन्यास रूप में और एक कहानी रूप से, यानी एक उपन्यास और एक कहानी, ये कथा के दो भेद आपको मिलते हैं आधुनिक युग में। समझ गए बात को? ये इस लाइन का मतलब हो गया कि आधुनिक युग में सामान्य रूप से हिंदी साहित्य के प्रभाव से कथा भी दो प्रकार से विभाजित है, उपन्यास रूप से और एक कहानी रूप से। ठीक है, आगे अंतिम लाइन लिख रही है इसमें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु एताः सर्वा कथा एव सन्ति। परंतु ये सब तो कथा ही हैं। परंतु एताः सर्वा यानी ये सब तो कथा एव सन्ति, कथा ही हैं, ये सब कथा ही हैं। इस प्रकार से आज हमने इसमें बात की संस्कृत साहित्य के इतिहास के परिचय के विषय में। संस्कृत साहित्य का इतिहास क्या है, आपके पाठ्यक्रम में क्या चलता है, पाठ्यक्रम से क्या आपका हटा दिया गया है, ये सब इसमें हमने आपसे अब बात की थी अभी। तो आज स्टार्टिंग का वीडियो है दोस्तों, स्टार्टिंग में इतना ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बस आपको जो हमने आपको बताया है वो आपको ध्यान में रख लेना है। तो एक बार आप दोबारा से समझ सकते हो कि भाई आपको हमने जो बताया था वो क्या बताया था। हमने आपको सबसे पहले बताया था बच्चों कि जो संस्कृत साहित्य है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये संस्कृत साहित्य जो है आपका, ये मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित है, 1 नंबर और 2 नंबर। यानी 1 नंबर में तो आपका वैदिक साहित्य आता है, दूसरे नंबर पे लौकिक साहित्य। ठीक है, अब आपको आगे ध्यान रखना है कि जो लौकिक साहित्य आपका, वो लौकिक साहित्य आपका 2 प्रकार से विभाजित है। ठीक है, लौकिक साहित्य भी आपका 2 प्रकार से विभाजित है। 1 नंबर पे ध्यान रखना है आपको दृश्य काव्य और दूसरे नंबर पे श्रव्य काव्य। ठीक है, तो ऐसे करके 2 प्रकार से विभाजित हुआ। इसके बाद में फिर याद रखना है कि जो आपका श्रव्य काव्य है वो 3 प्रकार से विभाजित होता है। यानी श्रव्य काव्य की 3 भेद हैं। वो एक आपको याद रखना है, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। ठीक है, पद्य काव्य क्या होता है, गद्य काव्य क्या होता है, चंपू काव्य क्या होता है, इनके बारे में भी अभी हमने आपको बताया था। फिर से सुन लीजिए, पद्य काव्य कहते हैं छंदोबद्ध रचना पद्य काव्यम। जो रचना छंदबद्ध होती है उसको हम कहते हैं पद्य काव्य। गद्य काव्य क्या होता है, यस्मिन् काव्ये छंदांसी न भवन्ति तत्काव्यम गद्य काव्यम भवति। ठीक है, इसके बाद में हमने बताया चंपू काव्य। तो चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित काव्यम, यानी कि जहाँ पर आपको गद्य भी मिलेगा पद्य भी मिलेगा, ऐसे काव्य को हमने नाम दिया क्या, चंपू काव्य। और साहित्य दर्पण में भी इसके विषय में कहा गया कि गद्य पद्यमयम काव्य चंपूरित्यभिधीयते है। गद्य पद्य से युक्त काव्य चंपू ऐसा कहा जाता है। इसके बाद में हमने आपसे कहा कि भाई जो आपका पद्य काव्य है वो पद्य काव्य 3 जगह डिवाइड होता है, यानी कि उसके 3 भाग हैं। पद्य काव्य के 3 भाग कौन कौन से हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। ठीक है ना। इसके बाद में आपका गद्य काव्य भी 2 प्रकार से विभाजित होता है, एक तो कथा और एक आख्यायिका। ठीक है, इसके बाद में हमने कहा कि आधुनिक युग में जो कथा है उसके भी 2 भेद प्राप्त होते हैं, उपन्यास रूप में और एक कहानी रूप में। ठीक है, ऐसे करके हमने आपको ये सब बता चुके हैं हम। तो ये हमने आपको दोबारा से आपको समराइज किया, इसमें आपको शॉर्ट में हमने आपको बताया। आशा करते हैं जितना कुछ हमने आपको बताया है वो आप अच्छे से समझ जाएंगे, और इतना यदि आपने समझा तो आने वाली वीडियो में हम आपको बात करेंगे उसमें वैदिक साहित्य के बारे में, यानी कि वेद परिचय। वेद का परिचय किस प्रकार से रहेगा, उसमें क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में वेदांगों के बारे में बात करेंगे, फिर वेदों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। उसके बाद में आपका आगे जो मैटर रहेगा उसके विषय में बात करेंगे। सरल रूप में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भाई आप सरल से सरल कैसे समझ सको इसको। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे, इस वजह से हमने ये वीडियो बनाया है। हालांकि हम आपको ऑलरेडी PDF नोट्स उपलब्ध करवा चुके हैं। इसके महत्वपूर्ण आपको छोटे प्रश्न जो हैं वो भी हमने चैनल पर आपको अपलोड कर रखे हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो आप ज़रूर देखें उनको, और सारे वीडियो आप अच्छे से देखें बच्चों। हर टॉपिक के वीडियो को अच्छे से देखें, सारे पाठों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, हम पूरी तरीक़ा से आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। कोशिश करेंगे आपको कि अच्छे से अच्छे आपको हर टॉपिक आपको समझाया जाए। और अब बचा ही आपका बहुत कम मैटर है दोस्तों, सारा कुछ हम अपनी तरफ से करवा चुके हैं। बस अब आपकी बारी है, आपको करना है जो करना है।
क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी है, एग्ज़ाम आपको देनी है, रिजल्ट भी आपको ही लाना है। हमने सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया है, हमने एक मार्गदर्शन आपका किया है। बस ये मानकर चलो कि हमने आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न की है, उस ऊर्जा को आप नष्ट नहीं होने देना, उस ऊर्जा को बनाए रखना है। उस ऊर्जा के बल पर आपको अपने जीवन के अंदर एक प्रकाश उत्पन्न करना है, एक दीपक के समान आपको बन करके दिखाना है। ठीक है? जब दीपक बनोगे तब किसी के लिए उजाले का काम करोगे और अपने लिए तो करोगे ही। तो दीपक बनने के लिए आपको पहले अपने आप को बदलना होगा। कहते हैं कि उजाले की परिभाषा नहीं मिलेगी तुम्हें किताबों में, उजाले की परिभाषा नहीं मिलेगी तुम्हें किताबों में। उसे पाने के लिए खुद को दीपक बन के जलना होगा, उसे पाने के लिए खुद को दीपक बन के जलना होगा। तो दीपक बन करके स्वयं को महकाते रहें, औरों को भी उजाला या प्रकाश प्रदान करते रहें। इसी वाक्य के साथ में, इसी बात के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। इसी में आपका लगातार चलेगा, 4-5 दिन आपके इसमें लगेंगे दोस्तों। हमें लगभग 10 से और 12 तारीख का जो हमारा टाइम रहेगा, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, यानी 3 दिन का समय हमारा इलेक्शन के अंदर, चुनाव की ड्यूटी की वजह से हम बहुत बिजी रहेंगे। उस समय आपको वीडियो उपलब्ध नहीं होगा, तो आप बार बार मैसेज नहीं करें, क्योंकि उस बीच में हम वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि हम उसमें अन्य कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। उसके बाद में आपको लगातार जो भी रहेगा वो मैटर उपलब्ध रहेगा। उससे पहले आपको जितना हम करवा पाएंगे वो सब आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने अच्छे सुना और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि इस पर तो सारा कुछ मिलने वाला है ही। बहुत सारे विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठाइए और ज्ञान को बांटते रहिए। धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।